नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी और आज मैं हूं मसूरी में। हमारे पुराने मित्र भी हैं और इस समय यहाँ पर एक आश्रम चलाते हैं, आध्यात्मिक गुरु के रूप में हैं। उनकी वैसे तो अगर हम थोड़ी सी बायोग्राफी खंगालने की कोशिश करें, उसमें झांकने की कोशिश करें, तो उनके नाम के आगे 80 से अधिक पुस्तकें हैं। उनका लंबा पत्रकारिता का करियर है। वो दूरदर्शन के जरिए भी बहुत लंबे समय तक सेवाएं दे चुके हैं और अब देश विदेश में आध्यात्मिक मार्गदर्शन भी करते हैं। बहुत सारी समस्याएं लोगों के जीवन में होती हैं, उनका कैसे अनुष्ठान के जरिए समाधान करना है, ये रास्ता भी दिखाते हैं। और उनकी ख्याति एक समाज सुधारक के रूप में भी है और समाज को एक दिशा देने वाले के रूप में भी है। प्रोफेसर पुष्पेंद्र आर्य जी, तो बहुत स्वागत है आपका। जी, आपका भी बहुत अभिनंदन और बहुत स्वागत। तो आज हम जो उनका अतीत रहा है, एक पत्रकार के तौर पर भी, एक सजग प्रहरी के रूप में भी, सबसे पहले मोदी जी से ही शुरुआत करते हैं। आपने बहुत समय पहले, करीब 3 साल पहले मेरे साथ इंटरव्यू में कहा था कि मोदी जी ना केवल भारत को नेतृत्व देते रहेंगे, बल्कि उनकी सरपरस्ती में भारत नई बुलंदियों पर दिखाई देगा और वो ग्लोबल लीडर के तौर पर उभरेंगे। अभी जो पूरा सिनेरियो है, विश्व का भी और देश के भीतर का भी, हमने देखा है कि लोकसभा चुनाव में थोड़ा सा ठिठकी भारतीय जनता पार्टी, लेकिन उसके बाद जितने 11 राज्यों के चुनाव हुए, उनमें से 7 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगियों की सरकार बन गई। कठिन से कठिन चुनौती पश्चिम बंगाल में भी भारतीय जनता पार्टी जीत गई। तो आगे का सीन क्या देखते हैं? और मोदी जी की जो लोकप्रियता है, लोगों का जो उन पर भरोसा है, उनकी लीडरशिप पर, वो बरकरार रहेगा या कहीं उसमें कोई आगे चल कर के कमी आने की संभावना है? एक्चुअली मोदी जी ने जो एक राजनेता के रूप में, या कहें कि भारत के प्रधानमंत्री के रूप में जो एक इस्टेब्लिशमेंट करना था राजनीतिक पृष्ठभूमि का और भविष्य की अपनी योजनाओं का, वो उन्होंने पहले कार्यकाल में किया। कि जैसे कोई प्लेयर अपनी बॉडी को वार्म अप करता है, तो राजनीतिक दृष्टिकोण से उन्होंने उसमें अपनी तैयारी की। दूसरे कार्यकाल में उसका एग्जीक्यूशन किया। और जो तीसरा कार्यकाल है, ये उनके संपूर्ण रूप से प्रभुत्व की प्रतिष्ठा का काल है। इसमें जो भी वो राजनीतिक क्षमताएं रखते हैं, उसको वो अच्छे से प्रतिष्ठापित कर देंगे, स्थापित कर देंगे। और जो बड़े कीर्तिमान हुए, 600 वर्षों में जो काम नहीं हो सका, चाहे राम मंदिर की स्थापना हो, चाहे और बहुत सारी चीज़ें हो, वो सारा दुनिया, सारे देश उनको जानते हैं, देखते हैं। और चूँकि हमारा एक आश्रम स्विट्ज़रलैंड में भी है और मॉरिशस में भी है, थोड़ा मेरी यात्राएं रहती हैं। तो जब हम बाहर के देशों में जाते हैं, तो पहले भी जाते रहे हैं, चूँकि पिछले 25 सालों से मेरी यात्रा है, 30 साल से मैं विदेशों में आता जाता रहा हूँ। जो भारत के बारे में अब दृष्टिकोण विदेशियों का बना है, वो बड़ा अभूतपूर्व है। और उसका अंततोगत्वा जो एक श्रेय है, वो मोदी जी को जाता ही है। ये हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री। और जब भी हम इतिहास के कालखंड पर, इतिहास के शिलालेख पर इस कालखंड की गणना विशुद्ध रूपेण करेंगे और अस्मिता, शुचिता और वैभव का एक इतिहास लिखा जाएगा, तो इसमें नरेंद्र मोदी पूर्व और नरेंद्र मोदी पश्चात 2 तरह के भारत का हम दर्शन करेंगे। और वो आने वाले समय में एक बहुत बड़ी लकीर होगी। मैंने पहले भी कहा था, लगभग एक बार आपने 3-4 साल पहले भी एक इंटरव्यू किया था, इसका उल्लेख आपने भी किया भी है। शायद उससे पहले भी एक बार हमने बात की थी, इनके पहले कार्यकाल के बाद, जहाँ तक मुझे ध्यान आता। तो इनकी जो राष्ट्र राजनीति वाली जो अपनी एक आकांक्षा थी या अपेक्षा थी या जो एक ललक थी, वो पूर्ण हो चुकी है। ये अब वैश्विक पटल पर एक सूझबूझ वाले, एक दूरदर्शी और एक दीर्घ काल तक अपना प्रभाव छोड़ने वाले राजनेता के रूप में प्रतिष्ठापित होंगे और हो भी रहे हैं। यूरोप में इनका बहुत बड़ा वर्चस्व है, यूरोपियन देशों में इनकी बहुत अधिक लोकप्रियता है। कई देशों में लोग सिलेबस का हिस्सा नहीं है, लेकिन मोदी कैसे राजनीति करते हैं इसको सीखना, समझना, जानना चाहते हैं। पिछले दिनों एक डेलीगेशन आया भी था, जो भारत में जो डिजिटलाइजेशन हुआ है, हमारे यहाँ 2 रुपये का पेमेंट भी जो आप जीपे से कर रहे हो, मैन बिहाइंड द कैमरा,
पानी ऊपर से नीचे की तरफ बहता है। टेक्नोलॉजी तो पूरी दुनिया में है, विकसित देश वो नहीं कर सके। हम स्विट्जरलैंड में उतनी आसानी से वो आदान प्रदान पैसे को करके वो चीज़ की प्राप्ति नहीं कर सकते जितना भारत में कर सकते हैं। आप एक गन्ने का जूस पीजिए, 10 रुपये उसको जीपे से पेमेंट कर सकते हैं। तो टोटलिटी में जो ये बदलाव आया है, इसका एक फ़र्क आएगा। और जहाँ तक सिनेरियो ईरान की और उसकी सब चल रही है, आप देखिएगा कि देर अबेर, बल्कि मुझे लगता है बहुत जल्दी ही, शांति के लिए ट्रंप का कुछ भी, उनकी अपनी जो उन्होंने बातें की, जिस तरह की उन्होंने अपेक्षाएं की, वो कहाँ रही कहाँ नहीं रही वो अलग बात है। नोबेल प्राइज़ शांति का नरेंद्र मोदी को मिलेगा, ये हम और आप इसको बहुत जल्दी इसके साक्षी होंगे। तो ये एक, चूँकि यूरोपियन कंट्री में और ख़ासतौर से नॉर्वे, मैंने स्वीडन में जन्मे अल्फ्रेड नोबेल, जिनके नाम से पुरस्कार की घोषणा हुई, मैंने स्वीडन की वो गलियाँ देखी, वहाँ के लोगों के अप्रोच, और जो नॉर्वे में जहाँ पूरा इसका एक म्यूज़ियम है जहाँ सबके नोबेल प्राइज़ का पूरा एक सिस्टम चलता है, उसको देखा। तो उनका जो एक रुझान, अब वो लोग बोलते हैं कि ये मोदी के देश से आए हैं, ये भारत देश से आए हैं, आर यू फ्रॉम इंडिया? और वो फोटो खिंचवाने की उनकी, मेरे पास ऐसे वीडियो है, आप कहेंगे तो मैं भेजूंगा, आप उसे लगाना बीच में, कि एक लेडी मेरे पास आती है नीदरलैंड में, भागी भागी छोटी बच्ची है वो 15-16 साल की, वो तिलक देख के कहती है कि आर यू फ्रॉम इंडिया? मैंने यस। कहीं इंडिया इज़ माई ड्रीम, मैं कभी वहाँ विजिट करना चाहती हूँ, मेरे जीवन का स्वप्न है वो। और बड़े अच्छे लोग वहाँ होते हैं, वहाँ बड़े प्यारे लोग होते हैं, आपका प्राइम मिनिस्टर बहुत चार्मिंग, बड़े अट्रैक्टिव है। तो ये सब, ये कहीं से इसके लिए बहुत बड़ी साधना चाहिए, बहुत बड़ा त्याग और बहुत बड़ा पुरुषार्थ चाहिए। ये मोदी जी का अपना एक, उन्होंने इसको अर्जित किया है। ये किसी ने उनको बपोती या एक थाती के रूप में नहीं दिया कि कहीं से बनी बनाई कोई विरासत उन्हें प्राप्त हो गई हो, इसका श्रेय उन्हीं को जाता है। तो वैश्विक स्तर पर ये एक चीज़ बनेगी, यूएनओ में भारत की स्थिति और मजबूत हो रही है, और विभिन्न पर्व भारत के और विभिन्न स्थल भारत के यूनेस्को और यूएनओ में नामित और चिन्हित होंगे। मोदी जी को और सीरियसली लिया जाएगा, और जो कृत्य, जिन छोटी छोटी एक्टिविटीज़ पर पहले भारत या तो थोड़ा पीछे हट जाता था, या अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कर देता था, या कुछ भी बात कर देता था, भारत वैसा नहीं रह गया है। भारत विकसित राष्ट्र होने की तरफ बहुत तेज़ी से उन्मुख है। लंदन को प्राय लगभग हमने पीछे छोड़ दिया, जापान को बहुत पहले पीछे छोड़ चुके हैं, लंदन को और छोड़ देंगे थोड़े बहुत दिन में, वैसे तो लगभग है ही। तीसरी चौथी बड़ी आर्थिक अर्थव्यवस्था के रूप में वैश्विक पटल पर उभरे हैं। 200 देशों के बीच ये छोटी बात नहीं है, और भारत जैसे देश के लिए तो बिल्कुल ही छोटी नहीं है, क्योंकि 150 करोड़ की आबादी, आप लगाइए कि जितने में पूरा यूरोप निपट जाता है, यूरोप के 30 देश। तो अगर अब भारत, जब मैं वहाँ बात करता हूँ, अगर स्विट्जरलैंड की बात करें, थोड़ा मैंने वहाँ ज़्यादा देखा, जहाँ हमारा हो रहा, वहाँ 7 लोगों की एक कमेटी है जो देश को चलाती है, उसी में विपक्ष होता है, उसी में पक्ष होता है, वो मिलजुल के फैसला करते हैं। जब वहाँ मेरी कुछ राजनेताओं से, ऐसे लोगों से बातचीत हुई, तो वो इस बात को लेकर के ही विस्मित और मतलब हतप्रभ है कि इतने बड़े देश को कोई एक आदमी एज ए प्राइम मिनिस्टर कैसे चला सकता होगा। यानी 30 प्रधानमंत्रियों के बराबर ये अकेले व्यक्ति हैं, 30 राष्ट्रपतियों के बराबर ये अकेले व्यक्ति हैं, 30 जो है थल सेना अध्यक्ष, जल सेना, मतलब जितनी भी हमारी ये विशेष प्रोफाइल्स हैं, विदेश नीति हो कुछ हो, तो विदेश नीति में एस जयशंकर अपना काम कर ही रहे हैं, वो भी बहुत अच्छे, हमारे बड़े भविष्य उनका बहुत उज्ज्वल है, वो एक अच्छे ढंग से काम कर रहे हैं। लेकिन मोदी जी का जो एक अपना ओरा है, उनका जो अपना एक उन्होंने साम्राज्य स्थापित किया है लोकप्रियता का, वो बहुत बड़ी बात है। और देखिए, चाहे इटली के प्राइम मिनिस्टर हों, चाहे लंदन के प्राइम मिनिस्टर हों, इन लोगों की जो स्टेटमेंट है वो मोदी जी को ही तो समर्थन करते हैं। तो वैश्विक पटल पर इतनी लोकप्रियता किसी भारतीय राजनेता को अब से पूर्व आपको देखने को नहीं मिली है, किसी को भी नहीं मिली है। और उनकी इस लोकप्रियता, सर्वग्राह्यता और उनकी सूझबूझ और बातचीत करने का जो उनका अपना एक ढंग है भारत को रखने का, उसको सभी कायल हैं। जो विपक्षी लोग हैं, जो विपक्ष की पार्टी में लोग हैं, कांग्रेस में या बाकी दलों में जो लोग हैं, इस राजनीतिक सूझबूझ के, तो वो भी कायल हैं। अब वो कह नहीं सकते इस बात को, चूंकि राजनीतिक एक एजेंडा होता है, मैं विरोधी करने वाली, ये भारत का एक दुर्भाग्य रहा, बाकी लोकतांत्रिक देशों में ऐसा नहीं है। अगर एक व्यक्ति एज ए मैन अच्छा है तो हमें उसे अच्छा कहना चाहिए। राजनीतिक मतभेद अलग हो सकते हैं, काश ऐसी स्वतंत्र राजनीति की कोई पटल कभी हमारे भारत में स्थापित हो कि हम व्यक्ति के नैसर्गिक गुणों के लिए उसको प्रणाम करें, और राजनीतिक जो हमारे मतभेद हैं उनको हम अलग रखें, तो एक अच्छा देश हम बनाने की दिशा में होंगे। मोदी जी का भविष्य एकदम उज्ज्वल है, वो बहुत अच्छे से काम करेंगे। वो ये भी हो सकता है कि साउथ ईस्ट ऑफ एशिया के देशों का एक ऐसा समुच्चय बने, हमारी एक ऐसी करेंसी निर्मित हो कि जो डॉलर के विकल्प के रूप में हो। और जो एक बहुत पहले एक बात और आपके इंटरव्यू में मैंने कही थी कि वर्ल्ड पावर मूव हो रही है,
विश्व शक्ति विकेंद्रित हो रही है। अब दुनिया को आप एक महाशक्ति के रूप में नहीं देख सकेंगे आने वाले समय में। लगभग अब तीन या चार भी हो, तीन तो निश्चित मानिए, तीन महाशक्तियों के रूप में इस विश्व पटल का संचालन होगा, जिनमें अमेरिका अपनी जगह होगा, यूरोपियन देश और बाकी चीज़ें होंगी, रूस, चाइना और भारत, इनके अलग अलग तरह के आयाम होंगे। और उन चीज़ों में हम सारा प्रादुर्भाव और बदलाव एक देख भी रहे हैं। तो और भारत बहुत अब एक छोटी सी कूटनीति की बात हम कहें तो जो खामिनेई के बारे में समाचार आए, अब उनका एक अंत्येष्टि होने वाली के समाचार मिल रहा है कि अब होगी, उनकी डेड बॉडी रखी गई। हमारे भारत के प्रधानमंत्री ने भारत की तरफ से आज तक भी उनके दिवंगत संदेश का प्रसारण नहीं किया गया। ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है। इसको अगर राजनीतिक दृष्टिकोण से आप देखेंगे, यानी कि हम ईरान को मान ही नहीं रहे हैं कि वो पराजित है। और ये एक और अद्भुत बात है कि जो सामंजस्य ईरान भी अपना मित्र मान रहा है, मिडिल ईस्ट के देश भी अपना मित्र मान रहे हैं, यूरोपियन देश भी अपना मित्र मान रहे हैं, बहुत सारे प्रसंगों में चाइना भी अपना मित्र मान रहा है, वो बाकी हमारे अपने जो सीमावर्ती चीज़ें होती हैं वो रहेंगी। और जो छोटे देश हैं जिनमें श्रीलंका है, बर्मा है, नेपाल है, तिब्बत है, इवन इंडोनेशिया है, मॉरिशस है, सेशेल्स है, ये सारे देश भी भारत के साथ खड़े हैं। अगर आप उनके स्टेटमेंट्स देखें तो वो गाए बगाए कहीं ना कहीं भारत को ही सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये भी हो सकता है कि एक ऐसा ग्रुप बने कि जैसे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, ऐसे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इंडिया भी बन सकता है, यूएसआई, और जिसमें बाकी जो छोटे देश हैं उनमें बांग्लादेश भी शामिल हो सकता है। और अंततोगत्वा अगर बहुत ज़्यादा स्थिति गड़बड़ हुई तो पाकिस्तान तक भी ना शामिल हो जाए। ये चीज़ें भविष्य में की तरफ इशारा करती हैं। मोदी जी की जो दुनिया भर में लोकप्रियता है, स्वीकारोक्ति है बहुत सारे लोगों की, कुछ राष्ट्र प्रमुखों के आपने नाम गिनाए, उनमें ब्राज़ील के जो राष्ट्रपति हैं वो कितनी गर्मजोशी से मिलते हैं, या कल फ्रांस में थे प्रधानमंत्री मोदी, मैक्रो किस तरीके से जफ्फियाँ डाल करके गर्मजोशी से मिल रहे थे। और एक तो पापुआ न्यू गिनी के प्राइम मिनिस्टर ने इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर मोदी जी को स्वीकार करते हुए, रिसीव करते हुए उनके पैर तक छू लिए थे जी, उनका आशीर्वाद लिया था। ये पूरे विश्व में पहली घटना थी। हाँ, ना पहले हुई है और भविष्य का पता नहीं। अभूतपूर्व घटनाएं घटती हैं। और आप सही कह रहे हैं, जो इंडियन पासपोर्ट है उसकी वैल्यू बड़ी है, देखने को मिलती है इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स पर, जब वैश्विक यात्रा पर कोई निकलता है, कि उसका सम्मान कितना बढ़ा है। लेकिन हमारे यहाँ जो छिछोरी राजनीति हो रही है, जिस तरह की लैंग्वेज का प्रयोग मोदी जी के बारे में किया जाता है, जो देश का जनमानस है, जो उनका प्रकटीकरण भी है, आप देखें तो निरंतरता में इन परिस्थितियों में, जबकि विश्व कोविड से ग्रस्त रहा, सबकी अर्थव्यवस्थाएं गड़बड़ाई, हमारी अर्थव्यवस्था भी बेहतर की, हमारे यहाँ जनसंख्या के अनुपात में उतने लोग भी नहीं मारे गए, उनको संभाल लिया गया। इसके बाद उनकी जो पूरी लोकप्रियता रही है देश में, दुनिया में, वो हमें दिखाई दिया कि तीसरी बार देश ने उनको प्रधानमंत्री चुना। जनादेश में थोड़ा सा ढील रही कि 240 पर अकेले बीजेपी ठिठक गई, पर एनडीए को बहुमत था, वो बने। और उसके बाद से 11 में से 7 राज्यों में अब तक बीजेपी और उनके सहयोगी जीत चुके, अपने मुख्यमंत्री बना चुके। तो ये जो बौखलाहट है उनके प्रति, जो ये गाली गलौज की भाषा है, ये एक कुंठा है, एक फ्रस्ट्रेशन है कि मोदी जी की वजह से, इनकी लोकप्रियता की वजह से जो हमारे अरमान हैं वो आंसू बन करके हर बार बह जाते हैं। या कोई रणनीति है कि मोदी जी पर कोई किसी तरह का दाग चस्पा करिए, जब तक ये नहीं करेंगे तब तक इनकी लोकप्रियता कम नहीं होगी। ये राजनीतिक जो प्रसंग चलते हैं, आप मुझसे बेहतर उन विषयों को जानते हैं। एक अच्छे राजनीतिक विश्लेषक के रूप में आपकी प्रतिष्ठा रही है, बड़े राष्ट्रीय समाचार पत्रों को आपने लीड किया है, उनके आप नेतृत्व करता रहे हैं। ये राजनीतिक संदर्भों में ये बेसिक बातें होती हैं, लेकिन एक चीज़ जरूर देखने को आई है कि गरिमा में विपक्ष का होना भी बड़ा अच्छा होता है। अभी किसी व्यक्ति ने एक बड़ी अच्छी बात कही, एक स्टेटमेंट था किसी विपक्षी नेता का, तो उन्होंने कहा कि जो उस पार्टी को कोट करते हुए मुझसे कहा कि हम इस पार्टी के व्यक्ति हैं, लेकिन जब इनका स्टेटमेंट देखते हैं तो हम सोचते हैं कि हमने अच्छा किया जो उनको वोट नहीं दिया।
हम इसी पार्टी के हैं, लेकिन इनको वोट नहीं देकर के अच्छा किया हमने भाजपा को वोट दिया चुपचाप। वो इसलिए अच्छा किया कि आज हमें पश्चाताप हो रहा होता कि हमारा लीडर कैसी भाषा का यूज कर रहा है। तो ये तो अपने लिए और पतन की नींव खोद रहे हैं, अपने लिए पतन की खाई खोद रहे हैं। ये कभी नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात एक और होता है, एक और बड़ी अद्भुत बात है कि हम अगर दृष्टि डालेंगे भारतीय जनता पार्टी में भी, विपक्ष को तो हम लगभग भूल ही जाएं, भारतीय जनता पार्टी में भी दृष्टि डालेंगे तो मोदी जी ने राजनीतिक शुचिता की जो एक सीमा रेखा, एक स्वर्णिम रेखा खींच दी है, उसको लांघना आसान बात नहीं है। अब जो भी प्रधानमंत्री बनेगा उसकी प्रतिदिन तुलना मोदी जी के निर्णय, उनकी सूझबूझ, उनकी बातचीत, मैं 10-15 साल बाद की बात कर रहा हूँ, बड़ा मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि एक बहुत ऊंचे लेवल पर किसी चीज का प्रदर्शन हो जाए, एक पराकाष्ठा लेकर के कोई व्यक्ति अपने पौरुष का, पराक्रम का प्रदर्शन कर ले और राजनीतिक संदर्भों में उतने बड़े आयाम स्थापित कर दे, तो आने वाले आदमी के लिए तो बहुत बड़े टास्क है। तो भारतीय जनता पार्टी में भी उनके समतुल्य या दूसरी लाइन में, तीसरी लाइन में लोग नहीं है कि जो उनके साथ चलते हुए उनके शैडो बन जाएं, उनकी परछाई के रूप में उस दायित्व को संभाल ले जाएं, वहां भी कम है। विपक्ष में तो आप भूल ही जाएं। तो वो अब जनता इतनी मूर्ख भी नहीं है। हर देश की जनता सभी व्यक्तियों के सभी तरह के प्रसंग और उनके वक्तव्यों को समझती और सुनती है और उस हिसाब से उसका विश्लेषण भी करती है, उसके प्रयोजन को भी जानती है। विदेशी शक्तियों ने बहुत सारे देशों में, जो बल्कि बहुत छोटे देश ने, बड़े देशों में भी, जिस तरह के गृह युद्ध, जिस तरह की वहाँ अराजकता जो जेनजी के नाम पर या बाकी चीज़ों में, चाहे नेपाल है, चाहे बांग्लादेश है, यूरोपियन, चाहे फ्रांस में भी ऐसी कुछ घटनाएं घटी, और भी जगह हुआ, श्रीलंका में भी हुआ। भारत में ये नहीं हो सका, जबकि ये 150 करोड़ थे हम, और ये हो भी नहीं पाएगा, यहाँ ये हो भी नहीं सकता है। तो और फिर देखिए जो पुरानी चीज़ें थी, अब ये धुरंधर जैसी एक फिल्म आई और चीज़ें आई, तो उसमें उस दूरंदेशी का पता भी चलता है। चाहे नोटबंदी रही, चाहे और डिसीजंस रहे, उन्होंने हमारे देश को कितना सशक्त किया है। हम तो पहली बार ये जो नेतृत्व हमें मिला है, जो नरेंद्र मोदी जी के रूप में है, जो अमित शाह जी हैं, जो योगी जी की बात आप कर रहे हैं, और जितने भी हमारे लीडर हैं राजनीतिक परिदृश्य में, ये एक स्वर्णिम युग है। और इसमें अगर आप टोटलिटी में आप देखेंगे, पिछले 70-75 वर्ष का जितने भी हमारा एक लोकतंत्र का, 1950 में हमारा संविधान लागू, 75 साल हम लगभग एक लोकतांत्रिक देश के रूप में स्टैब्लिश है वर्ल्ड में। कोई भी सरकार, एक तो उन्होंने नेहरू जी का रिकॉर्ड देखिए भी टूट ही गया। क्या कोई भी सरकार इतनी बेदाग होकर के कभी रही है क्या? शायद नहीं। एक भी सरकार ऐसी नहीं आई जो इतनी बेदाग रही हो, जिसमें सरकार के 1-2 साल के कार्यकाल होते थे और उनके वो कच्चे छिट्टे खुलने शुरू हो जाते थे। तो ये चीज़ एक बहुत बड़ी, और ये कोई आसान बात नहीं है। और देश में बदलाव दिखाई दे रहा है। ऐसे बदलाव दिखाई दे रहा है। अब आप देखिए, अब 2.5 घंटे में आप देहरादून से दिल्ली पहुंच रहे हैं। बिल्कुल। अब दिल्ली से ये क्या कोई कौन नहीं कर सकता था इसको? हम जो विकसित देश हैं वो ऐसे तो विकसित हो सके कि उन्होंने दूरदर्शिता के साथ काम लिया। और ये सिर्फ इतना नहीं है, अब आप मेरठ से प्रयागराज चले जाएं, कि अब दिल्ली से कहीं इलाहाबाद चले जाएं, कि आप आगरा जाएं, कि कहीं, ये जो एक हमारा जो एक अंतरजाल बन रहा है विकास का, ये सभी के लिए तो है। इस पे तो विपक्षियों की गाड़ी भी चलेगी, आने वाली पीढ़ियों के लिए। तो हमें ये जो दूरदर्शिता थी किसी नेतृत्व के रूप में, ये इसी से अब तक हम वंचित थे। हम सिर्फ उस चीज को सोचते थे, उन क्षेत्रों का विकास करते थे जहां से हमारा वोट बैंक होता था या जहां से हमें वोट मिलते थे। लेकिन पहली बार उन क्षेत्रों में वो विकास, असम हो, जो 7 सिस्टर्स हैं, 7 स्टेट्स हमारे नॉर्थ ईस्ट की, वो हो, साउथ हो, कहाँ नहीं है जो देश का एक कायाकल्प नहीं हो रहा है। और ये चलो हर चीज़ का एक वक्त है, वो हमारा एक समय रहा, लेकिन ये चीज़ अगर हमारे यहाँ 50 साल पहले आ गई होती तो हम कब के विकसित राष्ट्र बन गए होते। बिल्कुल सही है। अब बात करेंगे कि चूँकि आप ज्योतिषाचार्य के रूप में भी प्रतिष्ठापित हैं और गणना भी करते हैं, नक्षत्रों को भी देखते हैं, और मोदी जी की जन्म कुंडली तो कम से कम आपने देख ही रखी होगी, योगी जी का भी मेरे अलावा और किसी ने भी आपसे सवाल पूछा होगा। लेकिन पहले मोदी जी पर आते हैं। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि भाई नेहरू का जो कार्यकाल है वो सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री का कार्यकाल है, 17 साल कुछ महीने का है। लेकिन उसमें भी 15 अगस्त 1947 से और 52 में जब तक नई सरकार पहली बार नहीं चुन ली गई, पहली लोकसभा का चुनाव नहीं हो गया, तब तक तो वो बिना चुने हुए मनोनीत प्रधानमंत्री के तौर पर काम करते रहे। और 52 से लेकर के 64 अपनी मृत्यु तक वो चुने हुए प्रधानमंत्री रहे। क्या मोदी जी उनके कार्यकाल को क्रॉस करेंगे, यानी
चौथी बार भी देश का नेतृत्व करेंगे और किस तरह के प्रधानमंत्री टोटलिटी में साबित होंगे? वो ऐसे प्रधानमंत्री साबित होंगे कि आने वाले समय में उनको, मैंने जैसे बताया, कि इतनी लंबी रेखा खींच जाएंगे कि दूसरे को करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी में भी किसी और चेहरे को उस रेखा को लांघना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। 2040 तक भारतीय जनता पार्टी का ही वर्चस्व सब जगह रहना है और वही उन्हीं की सरकारें, उन्हीं की चीज़ें, थोड़ी बहुत ऊपर नीचे कुछ चीज़ें होती रहेंगी, क्योंकि लोगों को एक विकास की लत लग गई है। पहले विनाश की लत थी, अब विकास की लत है। और विकास एक ऐसी चीज़ है, हर कोई सोचता है कि मेरा बच्चा अच्छी सड़क पर चले, मेरा बच्चा अच्छे स्कूल में पढ़े। वहाँ पार्टीगत दलगत चीज़ें पीछे रह जाती हैं, वहाँ सांप्रदायिक बाकी चीज़ें सब पीछे रह जाती हैं। हर आदमी अपने जीवन को खुशहाल और अच्छा जीना चाहता है। हर कोई जो ड्रीम लोगों को यूरोपियन देशों के, विदेशों के आते थे, वो ड्रीम्स उनको यहीं फुलफिल हो रहे हैं। और जो दूरदर्शिता जिस तरह से वो लेकर के चलते हैं, तो ये एक बात रहेगी। अभी वो अच्छे से इस कार्यकाल को करेंगे, और भी चीज़ें होंगी। और लंबा वो नेहरू जी का जो आपने एक बात बताई, वो निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में नहीं थी। निर्वाचित प्रधानमंत्री ये पहले ही हैं, और आगे का क्या होगा उसको भी कह नहीं सकते। लेकिन इतना लंबा, एक 3 बार का मुख्यमंत्री और 3 बार का प्रधानमंत्री भारत में कोई भी नहीं हुआ है। बिल्कुल, कोई भी नहीं हुआ आज तक। और भारत में नहीं, विदेशों में भी नहीं हुआ, विदेशों में भी नहीं हुआ कि एक टेरिटरी, पर्टिकुलर टेरिटरी का 3 बार कोई चीफ मिनिस्टर रहा हो या स्टेट हेड रहा हो। वहाँ कई अलग अलग तरह से पद होते हैं विदेशों में, और फिर वो निरंतरता में, हाँ, ये बिल्कुल बहुत मुश्किल काम है। क्योंकि ये तभी हो सकता है, ये एक तलवार की धार पे चलने जैसा है। इसमें बहुत प्रलापों से, बहुत प्रलोभनों से, बहुत भय से, बहुत भाव से, बहुत लोभ से, बहुत लाभ से, इन सबसे बचने वाली आत्मा है। पहले पुराने समय में एक श्लोक आता है ऋग्वेद में, जिसमें कहा गया है कि जो राजा है वो परमात्मा का पुत्र होता है। तो जिसके ऊपर ईश्वरीय वरदान नहीं है, वो इस छत्र को भोग नहीं सकता है। तो इनका अभी ईश्वर, बस इनका जो स्वास्थ्य है वो अच्छा रहे, और ये उस तरह से बहुत अच्छा अभी काम करेंगे, और आने वाला समय भारत के लिए बहुत अच्छा है। ये तो 45-40 की बात कर रहे हैं, 50 की बात कर रहे हैं विकसित राष्ट्र की, मुझे उससे पहले होता हुआ नजर आ रहा है। आप 36-38 तक ही उस चीज़ को छू लेंगे, उसको टच कर लेंगे। आपने स्वास्थ्य का जिक्र करके मेरे मन में एक प्रश्न खड़ा कर दिया है कि इनका स्वास्थ्य ठीक रहे, क्या कोई ऐसी आशंका है? कुछ एक युतियाँ हैं, कोई थोड़ी सी राहु और गुरु की जो चीज़ें हैं, वो थोड़ा सा कभी ऐसा हो सकता है कि कुछ स्वास्थ्य में कुछ थोड़ा ऊंचा नीचा रहे। बाकी वैसे सब अच्छा रहेगा, क्योंकि वो बहुत संयमी है, और बहुत उनकी दिनचर्या बड़ी संयमित है, नियमित है, और वो बहुत खान पान के बड़े चूजी हैं। तो एक आज भी एक 35 साल के, उन टचवुड उनको नज़र ना लगे, एक 35 साल के बच्चे से अधिक समय वो अधिक काम कर रहे हैं, उनसे दुगनी उम्र का होने के बाद, 75 ईयर्स का होने के बाद भी उनको जो ऊर्जा का जो स्तर है, क्योंकि आध्यात्मिक है, और वो देयरफॉर नहीं है, ना भूतो ना भविष्यति, ना उन्हें बाकी चीज़ों की चिंता है, ना उन्हें किसी स्कैंडल का कोई परवाह, मतलब कहीं फंसे हुए हैं, ना किसी तरह के षड्यंत्र में या किसी तरह के घोटाले में। तो जब किसी को चिंता ही नहीं है तो चिंतन करता है, फिर वो जो चिंता से परे है वो चिंतन करता है, और जो राष्ट्र चिंतन करता है वो देश का सबसे बड़ा सपूत और सबसे बड़ा व्यक्ति साबित होता है। थोड़ा समय लगता है हमें गणना करने में, कि हमें एक कालखंड चाहिए होता है एनालाइज करने के लिए, कोई भी चीज़ तुलनात्मक विश्लेषण के लिए एक समयावधि चाहिए होती है। तो अभी हम इनको कम आंक रहे हैं, आने वाला समय इनको और भी बड़े शलाका पुरुष के रूप में स्टैब्लिश करेगा। तो जो लोग योगी जी को प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं, उन्हें अभी प्रतीक्षा करनी होगी। हाँ, उन्हें प्रतीक्षा करनी होगी, और हो सकता है ऐसा भी हो कि योगी जी, मतलब जब देखिए, वो बहुत प्रतिभाशाली, बहुत मेधावी और बहुत योग्य मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने जो कीर्तिमान इस्टेब्लिश किए हैं वो मैचलेस हैं। लेकिन जब हम प्रधानमंत्री के रूप में किसी बड़े लोकतंत्र के मुखिया की कल्पना करते हैं, उसमें योगी जी थोड़ा सा मुझे पीछे दिख रहे हैं। अमित शाह भी पीछे दिख रहे हैं। इनसे आगे तो नितिन गडकरी हो सकते हैं, और सबसे आगे जो नाम हो सकता है वो है एस जयशंकर का। साउथ का व्यक्ति अगला प्रधानमंत्री होगा, जो भी होगा। योगी जी जो हैं वो अपनी जगह, वो रक्षा मंत्री हो सकते हैं, देश के गृह मंत्री हो सकते हैं, प्रधानमंत्री में मुश्किल आएगी उनको। आपने पिछली बार इंटरव्यू में कहा था कि राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री कभी नहीं बनेंगे। मैंने तो 15 साल पहले ये बात बोली थी जी। आप इस पर कायम हैं, और क्यों नहीं बनेंगे? उनका आधार का लग्न है, अगर हम ज्योतिषीय दृष्टिकोण से देखें तो। और वो अगर एक, वैसे मैं ज़्यादा राजनीतिक बातों को थोड़ा सा परहेज करने की कोशिश करता हूँ, उसमें रीज़न ये है कि जो
19th ऑफ जून 1970 जो लग्न है उसमें नीच का शनि है और भी कई सारी चीज़ें हैं। तो उस स्थिति में वो जहाँ से अगर अपनी टेरिटरी को छोड़ दें तो वो मेयर भी नहीं हो सकते। गांधी नाम हटा दिया जाए, यानी अपनी पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूंसी भी छोड़ दें। हाँ हाँ, तो मतलब एक ये ज्योतिषीय एक जो बात है, अमेठी में तो हार ही चुके हैं। हालांकि अच्छे अच्छे लगते हैं वो, पर मुझे ऐसा लगता है कि वो अगर दूसरे दृष्टिकोण से राजनीति करते तो उनका प्रभाव देश में अधिक होता। और हर व्यक्ति एक परिवार में, जैसे वंशानुगत उसकी बात करते हैं, तो आइंस्टीन का बेटा आइंस्टीन नहीं होता, आर्किमिडीज का बेटा आर्किमिडीज नहीं होता, अटल बिहारी जी के पिताजी प्रधानमंत्री नहीं थे। कुछ ऊर्जाएं हैं, कुछ एक परमात्मिक शक्तियां हैं जो किसी व्यक्तित्व विशेष को का चयन करती हैं और फिर उस हिसाब से उसको दायित्व दिया जाता है। तो ये बात मैं ही क्या, ये बात आप किसी विपक्षी लोगों के दिल पर भी हाथ रख के पूछें और वो अगर ईमानदारी से अंतरात्मा की आवाज़ सुन के कहें तो क्या उन्हें वो लगते हैं उस योग्य? उनको भी काफ़ी इसमें सुधार और अच्छा एक वो करना चाहिए। तो हालांकि एक अच्छे विपक्ष का होना किसी भी लोकतंत्र के लिए एक अनिवार्य अंग है। एक मजबूत विपक्ष अच्छा रहता है, लेकिन अब जो भी है वो आपके सम्मुख है ही सारी बातें, सब तरह के स्टेटमेंट्स, सब तरह की उनकी दूरदर्शिताएं। फिर जब हम कभी बाहर जाते हैं, एक सबसे बड़ा उनका माइनस पॉइंट देखने को मिलता है जब वो राष्ट्र कभी कभी ऐसा भी उनका स्टेटमेंट आ जाता है जो देखा है कि वो भारतीयता के बारे में वो छवि प्रस्तुत नहीं करता जो एक राष्ट्र नेता की होनी चाहिए। बिल्कुल, एक राष्ट्रीय नेता को जैसा स्टेप लेना चाहिए, वो पक्ष विपक्ष तो भूल जाइए। एक राष्ट्रीय नेता का, अब देखिए, अगर राजीव गांधी जिस समय प्राइम मिनिस्टर है भारत के, अटल बिहारी वाजपेयी यूएनओ में एड्रेस कर रहे हैं, उनसे एक प्रश्न पूछा जाता है न्यूयॉर्क टाइम्स से, राजीव गांधी से, तो वो कहते हैं इस प्रश्न का उत्तर अटल बिहारी वाजपेयी अच्छा दे पाएंगे क्योंकि वो विदेश से संबंधित चीज़ों को देख। तो ये छोटी बात, ये बात होती है कि आदमी भले ही किसी दूसरी पार्टी का वो है, लेकिन उसको कहे कि ये व्यक्ति इस बात की सलाहियत रखता है, इस बात की काबिलियत रखता है। यहाँ कहीं थोड़ा सा वो चूक रहे हैं। और भारत में ज़्यादातर राजनेता वही सफल हुए हैं, चाहे जो चौधरी चरण सिंह जी हों, जिसका भी आप नाम, इंदिरा गांधी को भी आपने, जिन्होंने जमीन के साथ जुड़ करके अपने पुरुषार्थ को प्रबल किया है, जो भारत के जनमानस की बात को समझते हैं, ना कि किसी स्क्रिप्ट के आधार पर जनमानस को समझते हैं। इन दोनों चीज़ों में बड़ा फर्क आ जाता है। बिल्कुल सही बात है आपकी। अब मैं एक ऐसा संवेदनशील प्रश्न आपसे पूछूंगा। आप वैश्विक घटनाक्रम को बहुत ध्यान से देखते हैं। पिछले कार्यकाल में डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बड़े दोस्ताना ताल्लुकात थे। इस बार जब डोनाल्ड ट्रंप चुने गए तो तल्खियां देखने को मिली पहली ही मुलाकात से। फरवरी 2025 में नरेंद्र मोदी वॉशिंगटन गए, व्हाइट हाउस में मुलाकात हुई और उसके बाद से चीजें बिगड़ गई। क्या वजह मानते हैं और कुछ गणना है आपके पास? डोनाल्ड ट्रंप की कुंडली का अध्ययन किया हो या मोदी जी की किया हो, अगर कहीं कुंडली में हेर फेर होता, कुछ मामला होता, तो पहले कार्यकाल में भी एक दूसरे की छाया से दूर भागते। इस बार ऐसा क्या हुआ? नहीं, देखिए, राजनीति में क्या होता है, आप भी बहुत अच्छे से समझते हैं, जानते हैं, कोई भी स्थायी मित्र और स्थायी शत्रु नहीं होता। हम अपने लाभांश की दृष्टि को देखते हुए ही अपने स्टेप्स और अपनी दिशाएं निर्धारित करते हैं कि हम क्या हो सकते हैं। तो एक तो अमेरिका के सामने एक सबसे बड़ा असमंजस ये हो गया है सूचना क्रांति के विस्फोट के बाद कि अमेरिका के पास कोई इतिहास नहीं है। 200 वर्ष से पीछे अमेरिका कुछ भी नहीं है। हाँ, 250 साल, मैक्सिमम 300 चले जाएं, चलो 300 साल पहले जब हम पराकाष्ठा से नीचे उतर रहे थे, तब वो मछुआरों का जीवन जी रहे थे। जो रेड इंडियंस अमेरिका में रहते हैं, वो जो मूल नागरिक हैं अमेरिका के, उनको एक वजीफा दिया जाता है, उनको वोटिंग राइट्स भी नहीं है। अमेरिका क्या है? एक दुनिया भर के शिष्ट, सभ्य और सुशिक्षित और एक्सपर्ट्स जो ब्रेन हैं, उनकी कॉलोनी है। दुनिया भर से जो भी अच्छा व्यक्ति हो सकता है, साइंटिस्ट है, डॉक्टर है, वैज्ञानिक है, आईटी, कुछ भी, उसको इकट्ठा करके जो कॉलोनी बनी, उसका नाम अमेरिका है। तो अमेरिका के सामने मुश्किल ये आती है कि जब उनके बच्चे प्रश्न पूछते हैं कि हमारी हिस्ट्री क्या है, तो उनके पास बताने को कुछ है नहीं। हाँ, तो ये जो ताकत का प्रादुर्भाव है कि हमारी हिस्ट्री ये है कि हम सबसे पावरफुल हैं, तो ये एक समस्या हो रही है। हम तो 5000 साल पुरानी सभ्यता है, 10,000 साल पुरानी हाँ, सभ्यता है, अगर आप और पीछे जाएंगे। और जो ऋग्वेद आता है, ऋग्वेद का जो पहला सूत्र है, ईशावास्यमिदं सर्वविद किंचम जगत्यम जगत, ये ऋग्वेद का एक श्लोक आता है। इसकी गणना मैक्स मूलर ने भी 80,000 वर्ष से 10,000 वर्ष के बीच की है, यानी 80,000 वर्ष से 10,000 के बीच।
तो इतना तो मैक्स मुलर ने भी, जो फ्रैंकफर्ट यूनिवर्सिटी में जो हमारे अनुवाद हो रहे हैं हमारे ऋग्वेद के मंडल के बाकी के, वो मान रहे हैं। तो अमेरिका जो उसका कोई भी व्यक्ति, जैसे एक छोटे से शहर पर, कोई भी दुनिया का एक एग्जाम्पल है, छोटे शहर पर इस्टेब्लिश कर सकते हैं। जब भी पुराने शहर का कोई मेयर रहा हो या सेठ रहा हो, जब कोई नया सेठ बनता है तो पुराना सेठ उसे एक्सेप्ट नहीं करता। पुराना सेठ उसकी टेक्नोलॉजी, उसके वाहन, उसकी गाड़ियां, उसके औजार, उसके हथियार। कोई प्राइम मिनिस्टर आपने पहले देखा जो राफेल में बैठ के उड़ान भर रहा हो? कोई प्राइम मिनिस्टर आपने देखा हो जो नेवी के बड़े से बड़े शिपों को लॉन्च कर रहा हो? अभी जिस तरह से परमाणु बम के बारे में भारत ने एक स्टेप लिया है, ये छोटे संकेत नहीं है, ये बहुत बड़ी बातें हैं और इसके लिए एक बहुत बड़े व्यक्तित्व की आवश्यकता है। 3 बार पाकिस्तान में घुस करके स्ट्राइक किए और एक सबक ऐसा दे दिया कि जो उन्होंने रो करके अपना एक स्टेटमेंट जारी किया वहाँ के प्रधानमंत्री ने। तो मोदी जी का जो पर्सनैलिटी है वो एक ऐसी प्रकट हो गई है कि काश अगर कोई अंतरात्मा का इंटरव्यू ले तो शायद ट्रंप भी कभी मोदी बनना चाहेंगे कि मैं इतना, क्योंकि 150 करोड़ लोगों को लीड करने वाला लीडर है। अमेरिका की आबादी जानते ही है कितनी है? हाँ, 35 करोड़। तो 5 बनेंगे, 5 अमेरिका बनेंगे। और फिर जो सारा का सारा ब्रेन है, जो सिलिकॉन वैली है, या डॉक्टर्स की जो हमारी टीम है, अगर इसमें आप एक और चीज़ देखेंगे, बड़ा परिवर्तन जो 3 साल बाद होगा, बहुत बड़ा समुदाय भारतीय जो हमारे थिंक टैंक हैं वो स्वदेश लौटेंगे। वो स्वदेश लौटेंगे और वो जिस ताकत के आधार पर ये प्रकाशित था ग्लोब, जब उसका प्लग निकल जाएगा तो चीज़ें उल्टी गिनती की तरफ जानी प्रारंभ होंगी। ये सिर्फ खटास ट्रंप और मोदी जी के बीच हुई है ऐसा नहीं है। उनके शपथ ग्रहण के तुरंत बाद जब वो चर्च में बैठ करके उन्हें पॉप एक शपथ दिला रहे हैं, उसमें एक आध्यात्मिक शपथ भी यूरोपियन देशों की हिस्सा और पश्चिमी देशों का हिस्सा होता है। तो वो जो प्रीस्ट है, मुख्य जो प्रीस्ट है, वो उनको उसी समय समझा रही है कि आप दूसरी बार ये बन रहे हैं राष्ट्रपति, अब आप ऐसा कुछ मत करना जिससे अमेरिका, सीधी भाषा में कहूँ कि अमेरिका मुंह दिखाने के लायक ना रहे। इसका अंदेशा तो उन्हें भी था। तो संबंध तो अब देखिए, जिस तरह से एलन मस्क है और लोगों से भी खटास बढ़ी, अभी जो जेडी वेंस हैं और लोग हैं, उनके जो डिसीजंस आप देखेंगे तो वो माधुर्य तो सभी जगह खत्म ही हो रहा है। और अभी अक्टूबर को गुजरने दीजिए, हो सकता है अगले साल हम जून में बैठे तो आप अमेरिका के किसी नए राष्ट्रपति के बारे में बात कर रहे हो। और एक और चीज़ हो सकती है, ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अंतिम राष्ट्रपति हैं, ये भी कहा जा रहा है। ये अभी कम से कम 3 स्टेट तो अभी निकल जाएंगी इनके कार्यकाल में ही। जो 50 स्टेट्स से कितनी हैं, वो उसमें से 3 या 4 स्टेट्स खत्म हो जाए और बड़ी स्टेट्स निकलेंगी। वेनेजुएला की स्थिति आपके सामने है। तो बात सिर्फ ये नहीं होती है। तो ये जो चीज़ें हैं विश्व को देख रहा है। तो चाहे उसमें युद्ध के नियम हों, चाहे राष्ट्र नीतियाँ हों, चाहे लोकतंत्र की अपनी मर्यादाएं हों, चाहे नेताओं के अपने प्रहसन और अपनी एक दीर्घाएं हों, जो उनके भी कुछ यूनिवर्स होते हैं। हर नेता हर कुछ नहीं बोल सकता है, तो उन सबको लांग गए हैं। तो वो सभी को दिख रहा है और पूरी दुनिया में। जबकि अमेरिकन, अब देखिए बराक ओबामा भी रहे, जॉर्ज बुश भी रहे और लोग भी राष्ट्रपति रहे हैं, लेकिन इतनी अलोकप्रियता और इस तरह की चीज़ें किसी और ने नहीं रोकी है। और दूसरा, हम तो ईश्वर से ये भी प्रार्थना करेंगे कि वो भी दीर्घायु हों, क्योंकि उनके देश में दूसरी तरह का टेम्परामेंट है। वहाँ कोई ऐसा ना हो कि उन्हीं के देश के लोग उनके खिलाफ ना हो जाए। कई राष्ट्रपति मारे जा चुके हैं। हाँ, तो कहीं ऐसा ना हो, अभी उन पर देखिए हमले हो चुके हैं सब, क्योंकि अमेरिकन भी उनको पसंद नहीं कर रहे हैं। अभी कितने लाखों लोगों ने उनके खिलाफ ही प्रदर्शन किया था। तो जब अमेरिका का, और उसमें कोई बाहर के देश के लोग नहीं थे, उनमें अमेरिकन ही थे, तो वो अमेरिकन जो वहाँ का नागरिक है वही अपने प्रेसिडेंट को पसंद नहीं कर रहा है। तो ये चीज़ें उसमें काम नहीं आती। और जहाँ तक खटास की बात है, तो कुछ ऐसी, जैसे आप और मैं बैठे हैं, कुछ गौरव गरिमा की, कुछ आदर्श की, कुछ सरोकार, कुछ ऐसे आदर्शात्मक स्थितियां होंगी जहां पर हम सहमत रहेंगे। लेकिन अगर कोई बात मैं बिल्कुल ऐसी करने लगूं जो उस गौरव गरिमा का उल्लंघन करती हो, तो आप भी मुझसे थोड़ा 2 कदम पीछे हो जाएंगे कि भाई यहाँ तक तो मैं आपके साथ था, अब यहाँ से मैं थोड़ा नहीं, मैं आपके साथ नहीं हूँ। तो ऐसी स्थितियाँ विश्व पटल पर बनी हैं, जिसमें कुछ नेताओं को उनसे 2 कदम पीछे हटना पड़ा है। और अभी और भी हटेंगे लोग। अभी अक्टूबर में, अब या जिस तरह का वहाँ अगर मध्यावधि और बाकी चीज़ें होंगी तो आप देखिएगा रिजल्ट्स। कार्यक्रम के आखिर में मैं ये ज़रूर जानना चाहूँगा, आपका आकलन क्या है, आपकी गणना क्या है? ये जो विनाश के युद्ध चल रहे हैं रूस और यूक्रेन के बीच में, और चलिए अभी तो सीज फायर चल रहा है अमेरिका, इज़राइल और ईरान के बीच में, लेकिन क्या वैश्विक शांति स्थापित हो पाएगी? क्योंकि बहुत सारे लोगों का आकलन ये है
कि रूस और यूक्रेन युद्ध के पीछे भी अमेरिका है और यहाँ भी सीधे तौर पर अमेरिका इन्वॉल्व रहा है। अमेरिका अपना भी विनाश कर रहा है, क्योंकि जब ये युद्ध शुरू हुआ था 38 ट्रिलियन डॉलर के नीचे था कर्ज के, और अब तक वो 41 ट्रिलियन डॉलर के नीचे आ चुका है, यानी 3 ट्रिलियन डॉलर के और कर्ज का वो भागीदार बन चुका है। और क्यों उसने युद्ध शुरू किया है? उस युद्ध के लपेटे में विश्व के कितने देश आ चुके हैं, महंगाई बढ़ गई है, तेल की कीमतें बढ़ गई हैं, हॉर्मुज स्ट्रेट में आए दिन शिप्स को निशाना बनाया जा रहा है। तो ये चीज़ें कब तक चलेंगी? कुछ ग्रह नक्षत्र ही खराब हैं दुनिया के, या ये अमेरिका की ऊद है, या उसकी रणनीति है? क्या है ये? अमेरिकी रणनीति देखिए हमेशा से ही रही है। अमेरिका ने किसी भी, वो तो चाइना का एक अलग, चाइना में लोकतंत्र नहीं है, अगर होता तो वो विकसित नहीं हो सकता था। वो उनका एक अलग तरह का सिस्टम है और मीडिया पर कंट्रोल, मतलब कंट्रोल है, सब चीज़ें हैं। तो वो जो चीन हाथ से निकला उसका अफसोस अमेरिका को हमेशा रहेगा। वो ये नहीं चाहता कि कोई भी देश उस तरह की स्थिति बने, जो मैंने एक उदाहरण दिया मेयर वाला और उस तरह का। वो दुनिया का सेट है भी और समझता भी है, और जिस तरह से डॉलर में जो आदान प्रदान था, बाकी चीज़ें थी, उस वजह से उसका एक प्रभुत्व सब जगह रहा है। तो वो दरकता हुआ नजर आ रहा है। एक तो ये बड़ी बात है, और दूसरी चीज़ ये है कि जहाँ तक हम ग्रह नक्षत्र की बात करते हैं, तो अगले जो 4 वर्ष हैं 2030 तक, ये वैश्विक परिदृश्य में बहुत शांतिपूर्ण वर्ष नहीं है। इनमें कुछ ना कुछ झड़पें, कुछ ना कुछ चीज़ें हो सकती हैं और भी बढ़ सकती हैं। कुछ ऐसे प्रसंग भी हो सकते हैं जिनमें भारत को कूदना पड़ जाए, ना चाहते हुए भी। जो ऐसा ना हो भारत को अनजाने, मतलब अनचाहे मन से, अनमने मन से, ना चाहते हुए भी कूदना पड़ जाए किसी प्रसंग में। क्योंकि अभी आप देखिएगा, मिडिल ईस्ट ये देख चुका कि अमेरिका की छतरी के नीचे रहकर वो सुरक्षित नहीं है। और जिस तरह का अभी जो ओमान के साथ हमारा जो एग्रीमेंट हुआ है, हमने कहा आप जल डमरू संधि भी अपने पास रखिए। अगर आप 4000 वर्ष पीछे, 2500 वर्ष पीछे चले जाएं, तो ईरान भारत का ही तो हिस्सा था। जो हम हिंदकुश पर्वत की बात करते हैं, जो छोटे बेटे थे भगवान श्री राम के, उन्होंने तो ईरान को बसाया था। और बहुत गहरे अर्थ, उनका ध्वज देखिए आप, उनके ध्वज पर जो हमारा जो सूर्य है, बाकी चीज़ें तो वो आपको दिखेंगी। तो वो, और ईरानी कई मूल अर्थों में, बड़े गहरे संदर्भों में भारतीयों को अपना एक रोल मॉडल मानते हैं, अपना एक आदर्श मानते हैं। तो ये जो देश की स्थितियां बनेंगी, इसमें भारत ऐसा ना हो कि भारत यूरोपियन देशों के लिए भी, भारत मिडिल ईस्ट के देशों के लिए भी और बाकी देशों के लिए भी एक ऐसा रक्षक के रूप में ना प्रकट हो जाए, और इतना बड़ा जो हम बात करते थे, विमान हो, रक्षा आयुध हो, उनका एक ऐसा एक्सपोर्टर ना बन जाए कि वो दुनिया के सामने एक लंबी लकीर खींच दे। और वो सिंदूर वाले जो ऑपरेशन सिंदूर था, उसमें अपनी ताकत का एहसास हमने करा भी दिया है। तो वो पाकिस्तान भी हिला, अमेरिका भी हिला उससे। तो वो पूरी दुनिया उस बात से समझती है कि हम आज कहाँ खड़े हैं। और ये भारत वो वाला भारत अब है भी नहीं, अब ये दूसरे तरह का भारत है। बिल्कुल। और तो ये जहाँ तक बात इस तरह की झड़पों की है, ये असहजता की है, ये तो भी बढ़ेगी। इसमें एक और भी समस्या है। एक समस्या ये है कि पिछले द्वितीय विश्व युद्ध के बाद कोई विश्व युद्ध हुआ नहीं, और जो 85 साल हो गए हैं, अब एक आदमी जो एक बुल है, वो कहीं सींग भिड़ाना चाहता है और भिड़ाने को कोई अवसर मिल ही नहीं रहा है। तो कहीं ना कहीं ऐसे जो मदांध राजनेता होते हैं, वो अपने प्रभुत्व को स्थापित करने के लिए और इतिहास में बन जाने के लिए, ट्रूमैन से पूछा गया कि आपने हिरोशिमा नागासाकी पर क्यों परमाणु फेंका, वो कहता है इसके अलावा मैं इतिहास में नहीं आता, मैं सिर्फ एक एक्स प्रेसिडेंट कहलाता। तो कई बार ऐसी चीज़ें भी आदमी को सनक सवार हो जाती है कि हम कुछ ऐसा काम कर बैठे कि जिससे हम इतिहास का हिस्सा या ऐसी कुछ चीज़ें हमारे अंदर हम स्थापित कर लें। लेकिन अभी ये विश्व शांति तो एकदम से हम नहीं कह सकते, लेकिन प्रारूप जरूर बदलेंगे। दादागिरी में परिवर्तन आएगा। जिनको हम समझते थे कि विश्व दादा हैं, हो सकता है वो ना निकले, कोई और ही ना बन जाए। प्रोफेसर पुष्पेंद्र जी की एक पुस्तक आई है, दिल्ली के जाने माने प्रकाशक प्रभात प्रकाशन से, और मैं अपने दर्शकों को ज़रूर ये पुस्तक दिखाऊंगा। और जो इंटरेस्टेड हों वो इसको ज़रूर खरीद सकते हैं। सफलता के 70 कदम, सप्तदशक सूत्रम, परम प्रज्ञ जगत गुरु प्रोफेसर पुष्पेंद्र कुमार आर्यम जी महाराज। तो ये उनकी पुस्तक है। थोड़ा सा पुस्तक के बारे में भी ज़रूर बताइए।
ये पुस्तक चूंकि हम युवा राष्ट्र हैं, इस समय सबसे ज़्यादा हम जो पूरे दुनिया में, ये पुस्तक आप ही के लिए मैंने इसको सप्रेम भेंट आपको दिया है। आप इसे अपने पास प्रति आप रखिएगा, और अच्छा तो होगा कि इसकी समीक्षा के रूप में जो कुछ लाइनें, 4-6 लाइनें, आप 10 लाइनें आप भेजेंगे तो अच्छा होगा। इस पुस्तक में हमने उन लोगों के लिए जो एक अपने जीवन में एक ऐसी खोज में निकले हैं, उनको लगता है कि हम कैसे सबसे टॉप हो जाएं, तो उस टॉप होने के लिए हमें कुछ सूत्रों का पालन करना ज़रूरी होता है अपने जीवन में। कुछ नियम, कुछ मैकेनिज्म, कुछ तरीके, या जो गुरु है जो गुर दे। गुर कहते हैं फार्मूलाज। तो वो कौन से ऐसे फार्मूलाज हो सकते हैं जिनको अपना करके हम अपने जीवन में सफल हो सकते हैं? कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो असफलता की ओर ले जाती हैं? क्या सफल और असफल होने के बाद की भी कुछ प्रतिछायाएँ हो सकती हैं? वो प्रतिछायाएँ, आप कितने भी सफल हो जाएं, लेकिन जीवन में अगर शांति नहीं है, सौहार्द नहीं है, प्रेम, माधुर्य और सहिष्णुता और मित्रता नहीं है, तो भी वो सफलता अधूरी है। तो कैसे हम एक स्थायी सफलता और स्वीकार्य सफलता के संवाहक बने, उन बिंदुओं पर हमने इसमें थोड़ा एक चर्चा की है, और कुछ युवाओं को गाइड करने की कोशिश उसमें रही है। ये पुस्तक आपके लिए सप्रेम भेंट हमारी तरफ से। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस पुस्तक के लिए भी और इस बातचीत के लिए भी। आपका भी बहुत 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 धन्यवाद। जी।